आज कक्षा 10 के इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसके अर्थ सभी बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की भावना, मन की भावना, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है वह राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र देखेंगे क्या होता है। कोई भी राष्ट्र उन लोगों से मिलकर के बनता है जहां एक क्षेत्र में एक समान भाषा के लोग रहते हैं, एक समान नस्ल के लोग रहते हैं और एक समान धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अर्नेस्ट रेनर एक विद्वान हैं, उनका कहना है कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अब निरंकुशवाद देखते हैं क्या है। यह एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता या शासक वर्ग पर कोई भी अंकुश नहीं होता है। बहुत ही केंद्रीकृत व्यवस्था होती है और सैन्य यानी सैनिक बल पर आधारित होती है और ये बहुत ही दमनकारी और अत्याचारी पूर्ण सरकारें होती हैं। इसको निरंकुशवाद कहते हैं। कल्पनादर्श शब्द आएगा इस अध्याय में, इसको यूटोपिया भी कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें किसी प्रस्ताव पर पूरे जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति पूछी जाती है कि आप इस कानून से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। कुलीन वर्ग क्या था? कुलीन वर्ग कुछ लोगों का समूह था जो जमीन के मालिक हुआ करते थे और यूरोप महाद्वीप के ये सबसे शक्तिशाली वर्ग के लोग थे, व्यक्ति थे। जूंकर शब्द आएगा। एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले लोग शामिल थे। उदारवाद, यह शब्द लिबरलिज्म से बना है जो लैटिन भाषा के मूल लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता है व कानून के समक्ष समानता है। राजनीतिक रूप से उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हुई हो। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा द्वारा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों के मानने पर बल देता है। शीघ्र विकास की अपेक्षा क्रमिक विकास और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अर्थात जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं ऐसे लोगों को रूढ़िवादी समूह या रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। रूमानीवाद, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना यह पूरे यूरोप में विकसित थी। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होता है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए काव्य, कला, कहानी, किस्सों व संगीत की भी मदद लेनी होती है। जैसे रूस में एक ही
भाषा का प्रयोग किया गया था अपने राष्ट्रवाद के लिए, वह थी पोलिश भाषा। ये यूरोप का मानचित्र देखते हैं, इसमें किस स्थान पर फ्रांस है। यूरोप महाद्वीप में ये डेनमार्क भी आएगा, और नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, यूके, ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी यूरोप महाद्वीप में है। इसमें ये फ्रांस है जिसके बारे में, जिसकी क्रांति के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इस फ्रांस के बारे में। यहाँ एक कुस्तुनतुनिया नामक जगह आएगा, यहाँ टर्की में, यहाँ पर है टर्की, इसमें लिखा हुआ नहीं है। कुस्तुनतुनिया नामक प्रसिद्ध जगह है जहाँ की संधि के पश्चात ये यूनान स्वतंत्र देश घोषित हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। कक्षा 9 में आप सभी ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। अब 1789 की क्रांति के पश्चात क्या क्या घटनाएं घटी, ये पढ़ना है इसमें। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र स्थापित किया जाए। स्टेट जनरल क्या है? 1789 के पहले स्टेट जनरल एक आम सभा थी जो फ्रांस के सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा एक आम सभा है, इसी तरह से फ्रांस में पहले स्टेट जनरल था और बाद में नेशनल असेंबली इसका नाम हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात प्रजातांत्रिक शासन लागू हुआ। क्रांति के दौरान घोषणा की गई कि अब जनता द्वारा राष्ट्र का गठन किया जाएगा, अर्थात वोटिंग होगी और जिसको जनता चाहेगी वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा और वह शासन करेगा। नई स्तुतियां रची गई, जैसे श्लोक वगैरह, गान, कविता। शपथें ली गई कि हमको ये काम करना है। शहीदों का गुणगान किया गया। सब कुछ राष्ट्र के नाम पर हुआ, राष्ट्रभक्ति के नाम पर हुआ। नागरिकों के लिए समान कानून बना। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त हो गया कि अपने फ्रांस में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में किसी सामान के ऊपर, व्यापार के ऊपर शुल्क नहीं लगेगा। भार और नापने की समान व्यवस्था लागू की गई। इसके पहले 1789 के पहले कहीं भी फ्रांस में एक प्रांत में 1 मीटर कपड़े का दाम दूसरा था और दूसरी जगह में उसी 1 मीटर को दूसरे प्रांत में 1.5 मीटर के को बना करके और उतना ही दाम लिया जाता था। अर्थात एक राज्य में 1 मीटर कपड़े का वही दाम और दूसरे राज्य में 1.5 मीटर कपड़े का वही दाम। इससे मुक्ति मिली लोगों को कि एक जैसी भार और नापने की व्यवस्था लागू हुई। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के जब दूसरे शहरों में पहुंचा तो छात्रों ने और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, अर्थात फ्रांस में भी और फ्रांस से बाहर दूसरे देशों में भी। लेकिन फ्रांस का यह प्रजातंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि फ्रांस की प्रजातांत्रिक सरकार को नेपोलियन ने हटा दिया 1799 में, और नेपोलियन
खुद का शासन फ्रांस में करने लगा। नेपोलियन ने एक संविधान, हम कह सकते हैं इसको, नागरिक संहिता कहा जाता है या नेपोलियन संहिता कहा जाता है, 1804 में इसने बनाया। उसमें क्या बनाया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कि जो बच्चे को जन्म लेता है तो उसको अपने परिवार को जो सुख सुविधाएं मिली होती हैं, जो विशेष अधिकार मिले होते हैं, वह उस बच्चे को अब नहीं मिलेगा। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को जैसा पहले था वैसा ही नेपोलियन ने बनाए रखा। सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी नेपोलियन ने। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दे दी, किसानों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यातायात और संचार के साधनों में बहुत सुधार किया नेपोलियन ने। किसान, कारीगर, मजदूर व नए उद्योगपतियों को यह नई स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगी। अभी तक जितने भी ये सब काम किए नेपोलियन ने, बहुत अच्छे काम किए। दो बहुत ही खराब काम नेपोलियन ने किया। एक तो कर में वृद्धि, जब किसानों पर से कर हटाया तो और दूसरी जगह पर टैक्स लगाया, इससे जनता परेशान हो गई। और दूसरा क्या काम उसने किया कि अपनी सेना में, फ्रांस की सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती करने लगा, जिससे कि वो सेना उसकी बड़ी हो जाए, शक्तिशाली हो जाए और अपने आसपास के दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को जीत करके अपने देश में वो मिला सके। इसका परिणाम यह निकला कि 1813 में नेपोलियन लाइप्सिग में हार गया। 1815 में यूके अर्थात ब्रिटेन ने, रशिया अर्थात यूएसएसआर ने और प्रशा और ऑस्ट्रिया, सभी चारों देशों ने मिलकर के अपनी सेना के द्वारा नेपोलियन को युद्ध में हराया। अब इसके बाद देखेंगे कि 1815 के बाद पुनः राजवंश, पुराने राजवंश की स्थापना हुई जो 1789 में था। दो शब्द आएंगे नए इसमें, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक व राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो है वह कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली वर्ग था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित व उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मध्य वर्ग उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के बना था। तो इन लोगों के ऊपर एक तो टैक्स लग गया, दूसरा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। तो ये सभी लोग क्या हो गए, जो कुलीन लोग थे वो मध्य वर्ग में शामिल हो गए और उद्योगपति व्यापारी पहले से ही मध्य वर्ग में थे। इन लोगों ने भी नेपोलियन का विरोध किया और फलस्वरूप नेपोलियन की हार हुई और दूसरा पुनः से राजतंत्र शासन फ्रांस में लागू हुआ। नेपोलियन के हारने के बाद वियना नामक स्थान में 1815 में एक सम्मेलन हुआ, जो चारों देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया कि अब फ्रांस में किस शासन व्यवस्था को लाना है। तो यूरोप में एक नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ। रूढ़िवाद अर्थात पुरानी ही परंपराओं को, पुराने ही राजवंश को पुनः फ्रांस की सत्ता पर स्थापित किया गया। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को समाप्त करना था।
अर्थात जो भी नेपोलियन ने जीता था आसपास के क्षेत्रों को उसका बंटवारा करना था और जो भी उसके नियम कानून थे उसे हटाना था। वियना सम्मेलन की मेजबानी यानी होस्ट ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी और उस समय जिस बूर्बो राजवंश को हटाया गया था, पुनः उसी बूर्बो राजवंश को 1815 में सत्ता दे दी गई, अर्थात फ्रांस का राजा बना दिया गया कि आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से फ्रांस पर शासन कीजिए। फ्रांस की सीमाओं पर कई नए राज्य बनाए गए जिससे कि भविष्य में कभी भी फ्रांस अपने क्षेत्र का विस्तार और न कर सके, दूसरे देश स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड देश बनाया गया, दक्षिण में पीडमोंड बनाया गया, पश्चिमी सीमा पर प्रशा राज्य स्थापित किया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया जिसको कि नेपोलियन ने जीत लिया था, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जो कि पहले फ्रांस के पूर्व में था जिसे नेपोलियन ने जीता था, 39 राज्यों का जर्मन महासंघ ज्यों का त्यों रखा गया, बरकरार रखा गया। अब इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजवंशों की, उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त करके अपनी सरकार बनाई थी, हटा दिया था। अब इस तरह से यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था पुनः आ गई प्रजातंत्र के पश्चात। अब यह रूढ़िवादी व्यवस्था 1815 से 1848 तक चली और इस बीच भी जो उदारवादी लोग थे उन लोगों ने इस रूढ़िवाद और निरंकुश सरकार के विरोध में हमेशा ही अपनी योजना बनाते रहे, कार्यवाही करते रहे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन अर्थात बूर्बो राजवंश निरंकुश था, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी उसकी स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात राजवंश या राजा के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करने की स्वतंत्रता। यह नहीं थी इस निरंकुश सरकार में। जो सरकार जो कहती थी वही पेपर में छपता था और सरकार जिस चीज को नहीं पसंद करती थी या जो अपना अत्याचारी या निरंकुश जो शासन था उससे संबंधित किसी भी चीज को छपने नहीं देती थी। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता रहे, अखबारों को स्वतंत्रता रहे, जिससे वे स्वतंत्र होकर के सरकार की आलोचना कर सके। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, अर्थात अंडरग्राउंड कर दिया, छिप कर रहने लगे ये लोग। बहुत सारे यूरोप राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए एक गुप्त संगठन भी उभर करके सामने आए। जुलाई 1830 में फ्रांस में विद्रोह हुआ और बूर्बो राजा को उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उसकी जगह पर पुनः एक बार संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और जिसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप। बनाया तो गया यहाँ पर राजा और राजा का ही शासन चलना था, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से वहाँ की एक
जैसे हमारे यहाँ संसद है, तो वहाँ स्टेट्स जनरल की सलाह को मान करके ही लुई फिलिप को शासन चलाना था। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, अर्थात फ्रांस में कुछ भी होता है तो वह पूरे यूरोप को प्रेरणा देने के लिए होता है। अब जब प्रजातंत्र की स्थापना पुनः हो गई फ्रांस में, तो पूरे यूरोप के अन्य देश के उदारवादी भी सोचने लगे कि उनके भी देश में प्रजातांत्रिक शासन हो सकता है। 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, अर्थात लोग बेरोजगार भी होने लगे थे। फसल खराब होने के कारण गांव और शहरों में बहुत ही गरीबी थी। 1830 में फ्रांस की जनता और उदारवादियों ने हालांकि सरकार तो प्रजातांत्रिक बना दी, राजा भी प्रजातांत्रिक बना दिया, लेकिन वहाँ की जनसंख्या वृद्धि के कारण, बेरोजगारी होने के कारण, गरीबी होने के कारण यह लुई फिलिप जो है बरकरार नहीं रख सके अपनी सत्ता को। 1845 में पुनः क्रांति हुई और लुई फिलिप को हटाया गया। ये देखते हैं कैसे घटना हुई। जगह का नाम है सिलेसियाई जगह है, तो वहाँ के जो बुनकर थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनके काम करने के लिए बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। 4 जून दोपहर को 2 बजे 1845 में सूती वस्त्र बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। ठेकेदार के नहीं मानने पर यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती हुई खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी से बने सजावटी सामानों को तोड़ फोड़ दिया। एक अन्य दूसरा गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट लिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ वहां से भाग गया, परंतु 24 घंटे बाद उसी ठेकेदार ने सेना से मदद ली, जिसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। सेना को उसने ठेकेदार ने बुलाया और जो बुनकर तोड़फोड़ कर रहे थे उनको गोली मरवा दी। अब ये 1848 में ये जो क्रांति हुई, इसमें क्यों हुई थी कि खाने पीने की कमी थी और व्यापक बेरोजगारी थी, जिससे कि सभी सड़क पर आ गए और जगह जगह अवरोध लगाए गए, रास्ता रोक दिया गया। इसमें लुई फिलिप को मजबूर होकर के भागना पड़ा और वह फ्रांस छोड़ करके भाग गया, जिसको कि 1830 में लोगों ने बनाया था। तो वह गरीबी को रोकने में, बेरोजगारी को रोकने में असफल रहा, जिसके कारण से इस क्रांति हुई। जब लुई फिलिप भाग गया तो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, अर्थात सब कुछ सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सरकार फैक्ट्री लगाएगी और लोगों को काम देगी। इस प्रकार फ्रांस में एक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया जो गणतांत्रिक और प्रजातांत्रिक था, अर्थात लोग चुनेंगे और उस राष्ट्रीय सभा के कहने के अनुसार नियम कानून बनेगा और वह कानून लोगों पर लागू होगा। जो उदारवादी राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी विचारधारा क्या थी कि
इन उदारवादी राष्ट्रवादियों की प्रमुख सोच यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो भी काम करे, जो भी खाए, जहां भी रहे। दूसरा, कानून के समक्ष, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जन सामान्य जनता हो, सभी को समानता से व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ समान न्याय की व्यवस्था होगी। तीसरी बात कि उदारवादी राष्ट्रवादी एक सरकार बनाने के पक्ष में थे, जिससे कि उस देश का शासन अच्छे से चले। चौथी बात, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए अपने फ्रांस के बाजार को स्वतंत्र कर दिया कि वह कहीं से भी अन्य आसपास के पड़ोसी देशों से भी जाकर आकर व्यापार कर सकते हैं। अब 1848 की जो उदारवादियों की क्रांति फ्रांस में हुई थी, यह और भी जगहों पर फैली। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्य वर्ग स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। सबने क्या कहा, सब जगह राजा ही शासन करते थे, इन सब जगह यह मांग होने लगी कि एक संविधान बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, जिसके अनुसार देश पर शासन हो, फिर राजा चाहे कोई भी रहे। यूरोप में एक जॉल्बे राइन संगठन बना। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्बे राइन स्थापित हुआ। इस संगठन द्वारा शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया गया, अर्थात कोई एक देश से दूसरे देश में जाए तो उस पर ज्यादा शुल्क उस पर न लगे। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई और इसके पहले यह मुद्रा 30 से भी ज्यादा थी। नेपोलियन के समय में तो सिर्फ वही वोट डाल सकता था जिसके पास धन था, लेकिन अब ये बात यूरोप में फैल गई कि यह बात सही नहीं थी, गलत थी। और सबसे पहले फ्रांस में 21 वर्ष के लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिला। तो ये पूरे यूरोप में फैल गया कि सभी वोट दे सकते हैं। क्रांतियों का युग पूरे यूरोप में 1830 से 1848 तक था। 48 के पहले ही फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। अब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम देखना है। 1821 से यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ। यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक समूहों ने मदद की, जैसे यूनानी स्वयं, पश्चिमी यूरोप के कलाकारों ने मदद की और कवियों ने भी मदद की। युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर एक संधि हुई। कुस्तुनतुनिया की संधि के पश्चात यूनान को, जिसको ग्रीस भी कहते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।